नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वही एमएसपी है जिस पर सरकार हमसे यानी किसानों से फसलों का अधिग्रहण करती है, खरीदती है। इसी एमएसपी को जानना है। प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा मोटा क्वेश्चन आराम से आ सकता है। लास्ट में जो पीएम आशा योजना पढ़ेंगे उनसे भी संबंधित प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान लगाकर हमें ये टॉपिक समझना है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? सबसे पहले देखेंगे हम मूल्यों के प्रकार, कौन से प्रकार के मूल्य हैं। उसके बाद में एमएसपी क्या है, फिर एमएसपी में कौन सी फसलें शामिल हैं, एमएसपी के उद्देश्य क्या हैं। इसके बाद एमएसपी की गणना किस प्रकार से की जाती है, कौन से कारक देखे जाते हैं, कौन सी संस्था है वो इसकी गणना करती है, और कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। लास्ट में गुण दोष देखेंगे और सुझाव देखेंगे, साथ के साथ नोट्स भी बनवा दूंगा। तो शुरू करते हैं मूल्यों के प्रकार से। मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? मूल्य होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। कौन से? सबसे पहले आता है प्रशासित मूल्य, उसके बाद आता है समर्थित मूल्य, फिर है नियंत्रित मूल्य, और चौथा है बाजार मूल्य। कौन से हैं? मूल्यों के प्रकार। पहला है प्रशासित मूल्य, दूसरा है समर्थित मूल्य, तीसरा होता है नियंत्रित मूल्य, और चौथा है बाजार मूल्य। ठीक है, ये 4 प्रकार के मूल्य हैं। अब ये होते क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रशासित मूल्य को। प्रशासित मूल्य क्या होता है? प्रशासित मूल्य वो मूल्य होता है जिसका निर्धारण कौन करता है? सरकार करती है। सरकार के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, और जो मूल्य सरकार ने निर्धारित कर दिया उस मूल्य पर क्रेता है यानी जो खरीदने वाला है वो बाध्य होता है कि वो उसी मूल्य पर उस वस्तु को खरीदेगा। ये कहाँ पर अप्लाई होता है? ये होता है गन्ने पर। गन्ने पर सरकार द्वारा एफआरपी, उचित और लाभकारी मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जो चीनी मिल मालिक गन्ना खरीदते हैं उनको उतना प्राइस है वो किसानों को देना ही पड़ता है, उतना मूल्य देना पड़ेगा। वो इसके लिए क्या है? बाध्य है। ये प्रशासित मूल्य होता है। इसको हम वैधानिक मूल्य भी बोलते हैं। क्या क्या चीज़ है? निर्धारण कौन करता है इसका? सरकार के द्वारा किया जाता है, और जो क्रेता है वो उस मूल्य पर उस वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, जैसे गन्ना पर एफआरपी की घोषणा की जाती है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य। ये होता है प्रशासित मूल्य। ठीक है, इसको हम वैधानिक मूल्य भी बोलते हैं। वैधानिक मूल्य, एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया प्रशासित मूल्य। अब दूसरे नंबर पर आता है समर्थित मूल्य। ये क्या होता है? समर्थित मूल्य की घोषणा भी किसके द्वारा की जाती है? सरकार के द्वारा की जाती है। ये एक सब्सिडी है सरकार की, जो किसानों को एमएसपी के रूप में दी जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में दी जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सपोर्ट करता है। ये सपोर्ट कब करता है? जब किसानों की जो फसलें हैं उनकी कीमत है वो बाजार में कम होती है, तो फिर किसानों को एक प्रकार से सुरक्षा देने के लिए वहाँ पर सपोर्ट का काम करता है। तो इसका निर्धारण कौन करता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार की सब्सिडी है जो किसानों को एमएसपी के रूप में
दी जाती है। ठीक है, जो हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। इसके बाद आता है 3 नंबर पर नियंत्रित मूल्य। नियंत्रित मूल्य, नियंत्रित मूल्य क्या होता है? एक अधिनियम है अपना, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है। उसमें सरकार क्या है, कुछ वस्तुओं के उत्पादन पर, वितरण पर और उनके मूल्य का निर्धारण करती है, ताकि हमारे देश में उनका जमाखोरी ना हो और वो सामान्य यूज की वस्तुएं होती है, जैसे चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, ठीक है, इन सब चीज़ों की। लेकिन जब कोरोना आया उस समय भी हमने देखा कि जो मास्क थे और सैनिटाइजर थे, कोरोना क्या था, पीक टाइम था इनको बेचने के लिए, लेकिन सरकार ने इन्हें भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत लिया और इनके मूल्य का अधिकतम निर्धारण है वो कर दिया। तो हमें ये क्या थे, उचित दाम में मिल जाते थे, ऐसा नहीं है कि ये वहाँ पर छूट कर गए हों। ठीक है, तो इसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है वो बनाया गया है। तो ये मूल्य को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर नियंत्रित किया जा रहा है, ताकि जमाखोरी है उसको रोका जा सके। और ऐसा नहीं है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं दैनिक जीवन की, उनकी जमाखोरी करके कोई बाजार में उनकी मांग को बढ़ा दे, जिससे उनका मूल्य भी बढ़ जाए। तो नियंत्रित मूल्य है वे वस्तुएं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंतर्गत आती है, उनके उत्पादन, वितरण और मूल्य पर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे चीनी, मास्क, सैनिटाइजर आदि। ठीक है, इनकी जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार इनका अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। इनकी जमाखोरी रोकने के लिए सरकार इनका अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। ठीक है, ये हो गया नियंत्रित मूल्य। चौथा मूल्य रहा है अपना कौन सा, बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस। ये वो प्राइस है जिस पर वस्तुओं का बाजार में क्रय और विक्रय होता है। ये किस पर डिपेंड करता है, इसका निर्धारण कौन करता है, ये निर्धारित होता है बाजार की जो अदृश्य शक्ति है, जिसको हम मांग और आपूर्ति कहते हैं, उनके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। मांग बढ़ेगी, आपूर्ति कम होगी, तो प्राइस क्या होएगा, बढ़ जाएगा। मांग कम है, आपूर्ति बढ़ी है, तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इसके द्वारा निर्धारित होगी चीजें। तो ये बाजार की जो अदृश्य शक्ति है उसके द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। यह है वह मूल्य है जिस पर बाजार में वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय होता है। इसका निर्धारण बाजार की अदृश्य शक्ति, मांग और आपूर्ति निर्धारित करती है। ठीक है, किस प्रकार से निर्धारित करती है, मान लीजिए मांग और आपूर्ति बराबर है, तो मूल्य क्या रहेगा, स्थिर रहेगा।
मान लीजिए मांग ज़्यादा हो गई और आपूर्ति कम है, तो मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मांग कम है, आपूर्ति ज़्यादा है, तो यहाँ पर मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बाजार की अदृश्य शक्ति है। ठीक, ये हो गए मूल्य। अब देखते हैं हम एमएसपी। एमएसपी की शुरुआत है वो 1965 से मानी जाती है, जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हमारा देश जैसे ही आज़ाद हुआ था, तो उस समय हमारे पास खाद्यान्न की भी कमी थी। तो उस समय हमारा देश था वो खाद्यान्न आयातक था। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तो हम खाद्यान्न आयातक से आत्मनिर्भर बन गए। अब आत्मनिर्भर कैसे बने, क्योंकि उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ेगा तो आपूर्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आपूर्ति बढ़ेगी, मांग उतनी ही है, तो मूल्य में क्या आएगी, गिरावट आ जाएगी। उसी मूल्य की गिरावट है, उससे किसानों को सुरक्षा देने के लिए एमएसपी का कंसेप्ट है वो लाया गया था 1965 में। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। इसकी शुरुआत हरित क्रांति के दौरान 1965 में की गई। ठीक है, क्यों की गई, क्योंकि पहले अपना देश क्या था, खाद्यान्न का आयात करता था, आयातक था। और ये क्या बन गया था फिर, आत्मनिर्भर। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, मान लीजिए किसी वर्ष मानसून क्या हुआ है, बढ़िया हुआ है, बढ़िया से बारिश हुई है, तो उस वर्ष किसानों को फायदा होगा। सामान्यतः हम यही सोचते हैं कि किसानों को इससे फायदा होता है, बढ़िया मानसून है, बढ़िया बारिश हुई है। बढ़िया बारिश का मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बारिश ज़्यादा हुई फसलें बर्बाद हुई, जितनी चाहिए उतनी बारिश हुई है, मतलब खूब फसल हुई है लोगों के, तो इससे किसानों को फायदा होगा। इससे किसानों को फायदा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, समझते हैं। जैसा कि इसमें हुआ, क्यों बना, हरित क्रांति के कारण। अब हरित क्रांति वाला कंसेप्ट ही हम कहाँ लगा लेते हैं, बेहतर मानसून में लगा लेते हैं। अब बेहतर मानसून होगा तो किसानों का जो उत्पादन है, फसलों का उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो आपूर्ति क्या हो गई, आपूर्ति भी बढ़ेगी। आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग क्या हो गई, कम हो गई। मांग कम हो जाएगी किसी चीज़ की, आपूर्ति बढ़ जाएगी, तो वहाँ पर उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी कीमत से क्या होगा, किसान को नुकसान होगा, किसान को नुकसान होगा, क्योंकि आपूर्ति इतनी ज़्यादा हो गई है। तो इस प्रकार बेहतर मानसून है, उससे भी कई बार अंत में किसान को नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान की भरपाई के लिए क्या लाया गया था, एमएसपी लाई गई थी, ताकि उनको सुरक्षा दी जा सके। ठीक है, अब एमएसपी क्या है, एमएसपी वह समर्थित मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार द्वारा फसल बुआई से पहले की जाती है। ये अपने पीटी में सवाल आ सकता है प्री में, कि एमएसपी की घोषणा है वो सरकार कब करती है, फसल बुआई से पहले करती है, फसल बुआई के बाद करती है, या फसल निकल जाने के बाद करती है, या उसकी बोली लगती है। तो एमएसपी की घोषणा है वो फसल बुआई से पहले की जाती है। अब फसल बुआई से पहले की जाएगी तो साल में कितनी बार हम फसल बोते हैं, 2 बार बोते हैं, एक रबी की, एक खरीफ की। तो एमएसपी की घोषणा साल में 2 बार की जाएगी। जैसे अब हम देखते हैं जो बीमा आता है अपने, ठीक है, फसल का, तो वो भी साल में 2 बार आता है, रबी का अलग आता है, खरीफ का अलग आता है। इसी प्रकार एमएसपी की घोषणा है वो भी साल में 2 बार होती है, रबी की अलग होगी फसल बुआई से पहले, खरीफ की अलग होगी। ठीक है, तो एमएसपी वह समर्थित मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार द्वारा
फसल बुआई से पहले की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस मूल्य पर जो FCI है अपना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य संगठन, वो क्या करेगा, फसलों का उत्पाद जो होंगे उनका अधिग्रहण किया जाएगा। ठीक है, और ये गिरती कीमतें उनसे हमें छुटकारा दे जाता है। और इसके अंदर खाद्य और गैर खाद्य यानी खाने वाली और कुछ बिना खाने वाली फसलें दोनों को शामिल किया गया है। सभी फसलें इसमें शामिल नहीं है, ये याद रखना है। इसके अंदर टोटल 23 फसलें शामिल हैं। कौन सी फसलें हैं वो हम देखते हैं। MSP में शामिल फसलें, MSP में शामिल फसलें, एक प्रश्न इन पर भी बन सकता है। हालांकि आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है, सिलेबस बदलने का भी मुद्दा थोड़ा थोड़ा उठ रहा है, तो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो कट ऑफ थी वो 100 से सीधा 71 पर आई थी। 71 से 60 भी ला सकती है RPSC, कोई बड़ी बात नहीं है। तो MSP में कौन सी फसलें शामिल है? टोटल कितनी फसलें शामिल हैं? 23 है। 23 में से एक फसल हटा दो आप, गन्ना। गन्ने पर MSP नहीं दिया जाता, क्या दिया जाता है? FRP दिया जाता है। इसको भी हम पढ़ेंगे। तो बच गई कितनी? 22। अब 22 में से 19 फसलें हैं, वो क्या है? खाद्य है। और 3 फसलें क्या है? गैर खाद्य। अब गैर खाद्य कौन सी है? गैर खाद्य में है कोपरा, इसको हम खोपरा भी बोल सकते हैं, खोपरा ही बोलते हैं इसको। खोपरा तो हमें पता ही है ना, कच्चा नारियल। दूसरा है कच्चा पटसन यानी जूट, कच्चा पटसन यानी जूट। और तीसरी है कपास। ये गैर खाद्य फसलें हो गई। 19 फसलें हैं जो खाद्य हैं। इन 19 फसलों में से 7 फसल क्या है? 7 फसल है अनाज। और 7 फसल क्या है? 7 फसल है तिलहन। और 5 फसल बच गई ना, 5 है दलहन यानी दालें। ये है। अब इसके अंदर क्या क्या है? अनाज में क्या क्या है? अनाज में है गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, रागी और जवार। 7 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अनाज हैं जो MSP में है। 7 तिलहन, तिलहन यानी जिनसे तेल निकलता है। कौन सी होगी? सरसों, सरसों भी सही से नहीं लिखना आ रहा है। सरसों। दूसरी हो गई कुसुम, तीसरी हो गई तिल, चौथा हो गया सोयाबीन, पांचवा हो गया मूंगफली, छठा हो गया सूरजमुखी और सातवां हो गया नाइजर सीड, जिसको हम काला तिल भी कहते हैं। ये 7 तिलहन है। कौन सी? सरसों, कुसुम, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, नाइजर सीड, सूरजमुखी। ठीक है, ये हो गई 7 तिलहन। 5 दालें हैं, 4 5। कौन सी है? 5 दालें हैं चना, मैसूर और उड़द, तुअर और मूंग। ये 5 दालें हैं। चना, मैसूर, उड़द, तुअर कोई अरहर बोलते हैं, ठीक है, और मूंग हो गई। ये 5 दालें हैं।
अब इसमें भी अंदर विभाजन है थोड़ा सा, वो ध्यान रख लेना है। इसमें से दो दो फसलें हैं वो रबी की है, बाकी सारी खरीफ की है, यानी टोटल 6 फसलें रबी की है और 13 फसलें क्या हो जाएगी, खरीफ की हो जाएगी। ये रबी की है गेहूं और जौ, सरसों और कुसुम रबी की है, चना और मैसूर रबी की है, बाकी ये जो बच गई ये सारी किसकी है, खरीफ की है। इनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। इनके ऊपर हमें एमएसपी दी जाती है। जो गन्ना है इसके ऊपर हमें एफआरपी की घोषणा करती है, जो चीनी मिल मालिक हैं वो किसानों को देते हैं। सरकार द्वारा गन्ने का अधिग्रहण नहीं किया जाता है। इन सब का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा, एफसीआई के द्वारा इनका अधिग्रहण किया जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना क्लियर। अब देख लेते हैं कि गन्ने पर जो एफआरपी दिया जा रहा है वो क्या सिस्टम है। गन्ने पर एफआरपी वर्तमान में क्या है, सरकार है वो गन्ने पर एफआरपी की घोषणा करती है, उचित और लाभकारी मूल्य की। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये घोषणा किस आधार पर की जा रही है, ये ECA 1955 है, उसमें गन्ना नियंत्रण मूल्य कानून है 1966, उसके तहत दिया जाता है। इसके तहत ECA 1955 के गन्ना नियंत्रण, गन्ना मूल्य नियंत्रण होगा यार, नियंत्रण मूल्य थोड़ी होगा, गन्ना मूल्य नियंत्रण कानून 1966, इसके आधार पर एफआरपी दी जा रही है। तो इससे पहले क्या दिया जा रहा था वो भी चीज जाननी पड़ेगी। इससे पहले दिया जा रहा था एमएसपी, पूर्व में, लेकिन ये एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं था, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, ये था मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस, न्यूनतम वैधानिक मूल्य। ये जो था ये था मिनिमम स्टैट्यूटरी प्राइस, न्यूनतम वैधानिक मूल्य। बात तो एक ही होगी क्योंकि ये भी फिक्स था और क्रेता को उतना देना ही देना था। ठीक है, गन्ने का अधिग्रहण है वो एफसीआई के द्वारा नहीं किया जाता है। एफआरपी है वो हमेशा एमएसपी से अधिक होता है, ये हमें ध्यान में रखनी है चीजें। तो ये हो गया गन्ने पर एफआरपी का दिया जाना। अब हम देखते हैं कि एमएसपी और एफआरपी में क्या अंतर है। एमएसपी वर्सेस एफआरपी। एमएसपी है वो फसलों का अधिग्रहण सरकार के द्वारा किया जाएगा, एफसीआई के द्वारा। इसमें एफआरपी है इसका अधिग्रहण चीनी मिल मालिक करेंगे, चीनी मिलों के द्वारा किया जाएगा। एमएसपी है ये बाध्यकारी नहीं होता है, बाध्यकारी नहीं, जबकि ये क्या है, बाध्यकारी होता है, क्योंकि वैधानिक मूल्य है इसलिए ये बाध्यकारी है, खरीदना ही खरीदना है। ये हो गया एफआरपी और एमएसपी में अंतर। अब देखते हैं हम एमएसपी के उद्देश्य क्या है। एमएसपी के उद्देश्य, एमएसपी के दो उद्देश्य हैं। पहला, किसानों को निम्न आय के फंदे से बाहर निकालना। पहला है किसानों को निम्न आय के फंदे से बाहर निकालना। कैसे निकालती है एमएसपी, तो यहाँ पर समझनी है हमें चीज़ें। वही बेहतर मानसून वाला कंसेप्ट लेंगे। बेहतर मानसून होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपूर्ति बढ़ेगी,
आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमतें कम होगी, कीमत कम होगी तो किसान की जो आय है वो क्या होगी, कम होगी, आय कम तो बचत कम, और बचत कम तो निवेश कम। तो इस प्रकार ये चीज चक्र है वो घूमता रहेगा और किसानों है वो निम्न आय से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी में अगर जैसे ही कीमत गिरती है यानी उत्पादन बढ़ा, मांग कम हुई, कीमत कम हुई, लेकिन सरकार ने वहां पर क्या खरीद लिया, एमएसपी पर। एमएसपी पे सरकार खरीद लेगी तो किसान की आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाएगी तो बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगी। चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। बेहतर मानसून, ठीक है, इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आपूर्ति बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ेगी तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो कीमत कम होगी, कीमत कम होगी तो किसान की आय क्या होगी, कम होगी, आय कम तो बचत कम, बचत कम तो निवेश कम। ठीक है, ये चीज चलती रहेगी। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पर कीमत कम हो रही है, अगर यहाँ पर क्या कर दे, एमएसपी आ जाए, एमएसपी आएगी तो जो बाजार में कीमत है उससे ज़्यादा कीमत पर खरीदेगी, तो कीमत यहाँ पर क्या होएगी, बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो किसान की आय भी बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, और बचत बढ़ेगी तो फिर निवेश भी बढ़ेगा। इस प्रकार से किसान क्या है, निम्न आय के फंदे से बाहर आ जाएगा। ये है एमएसपी का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है, यह बीमित मूल्य है, यानी एक प्रकार से बीमा है, इंश्योर्ड वैल्यू है, जो किसानों को उनकी गिरती कीमतों से सुरक्षा प्रदान करता है कि एमएसपी घोषणा कर दी, इस मूल्य पर तो हम ले लेंगे, अगर बाजार में आपको इससे ज़्यादा मूल्य मिल रहा है तो आप वहाँ बेचिए, कम मूल्य मिल रहा है तो इतने पर हम आपसे ले लेंगे। ये एक तरह की इंश्योर्ड वैल्यू है जिसकी घोषणा फसल बुआई से पहले कर दी जाती है। ठीक है, ये नहीं है कि बाद में अगर उत्पादन ज़्यादा हो गया तो सरकार कम मूल्य में खरीद रही है, नहीं, वो सरकार को उतना खरीदना ही है। हालांकि सारा नहीं खरीद पाती है, लेकिन कोशिश यही रहती है। लगभग 40% अनाज है उसका अधिग्रहण एफसीआई के द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या हो गया, यह है बीमित मूल्य होता है जो किसानों को उनके उत्पाद के बाजार में गिरती कीमतों से सुरक्षा प्रदान करता है, बाजार में गिरती कीमतों से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो मैंने चार्ट आपको बताया था वो समझिए, ये पिछला वाला ही चार्ट इसमें काम करेगा। तो ये हो गए इसकी एमएसपी के उद्देश्य। अब हम देख लेते हैं कि बागवानी फसलों पर एमएसपी है उसका क्या क्राइटेरिया है। बागवानी फसलों पर एमएसपी, तो बागवानी फसलों पर सरकार के द्वारा एमएसपी की कोई भी घोषणा है वो नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है, जबकि बागवानी फसलें तो ज़्यादा है, जो अपनी खाद्यान्न है ये कितने हैं, पिछले 5 साल का औसत है इनका 330 मिलियन मैट्रिक टन, जबकि बागवानी फसल है वो कितना है 350 मिलियन मैट्रिक टन। और जो खाद्यान्न फसलें हैं ये ज़्यादा कृषि भूमि पर उगाई जाती है, ज़्यादा, और जबकि ये कम कृषि भूमि पर उगाई जाती है खाद्यान्न की अपेक्षा। फिर भी इनका उत्पादन ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, उत्पादकता ज़्यादा है। बागवानी फसल है ये 12 से 14 टन
प्रति हेक्टेयर का उत्पादन होता है। और जो खाद्यान्न है, अनाज हो गया एक तरह से, अनाज, तिल, दाल, ये 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर ही उत्पादन हम इनका कर पाते हैं। इसलिए बागवानी फसलें हैं वो ज़्यादा है। लेकिन बागवानी फसलें क्या है, अति शीघ्र खराब हो जाती है। जो फल फ्रूट वगैरह हम देखते हैं ये बहुत जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि इनमें पानी की मात्रा होती है, और जिस चीज़ में पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी वो चीज़ें खराब जल्दी होती है। इसलिए अब हम क्या देखते हैं, अब जैसे सर्दियाँ आ गई है तो गोंद के लड्डू जमाते हैं, खोया निकालते हैं, मावा निकालते हैं, गाजर पाक बनाते हैं। तो उसमें क्या है, उसको हम इतना भूनते हैं, जैसे गाजर पाक बनाते हैं तो लास्ट में दूध जल जल के पीछे मावा रह जाता है, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं रहती है। ऐसे ही जो गोंद के लड्डू वगैरह बनाते हैं, जिस चीज़ में पानी की मात्रा नहीं होगी बिल्कुल भी, वो चीज़ लंबे समय तक खराब नहीं होगी। इसी कारण जो ये बागवानी फसलें हैं ये खराब हो जाती है। सरकार के पास इतने कोल्ड स्टोरेज नहीं है कि इतने सारे जो 350 मिलियन मेट्रिक टन हो रहा है इनका क्या कर सके, स्टोर कर सके इनको। इसलिए इन पर अभी तक एमएसपी की घोषणा नहीं हो पा रही है। आगे भविष्य में हो भी सकती है, वो हमें देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया खाद्यान्न और बागवानी फसलों में अंतर। अब आगे हम देखते हैं एमएसपी की गणना किस प्रकार से की जाती है। एमएसपी की गणना 1965 में जैसे ही एमएसपी लाई गई थी तो फिर यही मुद्दा उठा था कि इसकी गणना कैसे की जाए। इसके लिए 1965 में एक समिति बनाई गई, LK झा समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति बनाएगी। और इसी की अनुशंसा पर एक आयोग बनाया गया, कृषि मूल्य आयोग। 1965 में कृषि मूल्य आयोग। और 1985 में इसी को बदल दिया गया CACP, याद रखना है। CACP की फुल फॉर्म क्या होगी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ये बन गया। अब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, यही क्या करता है, एमएसपी की गणना करता है। 2 काम है इसके, एक एमएसपी की गणना करना। अब मान लीजिए इसने एमएसपी की गणना कर दी, तो क्या वही एमएसपी सरकार घोषित करेगी? नहीं। गणना करने के बाद ये क्या करेगा, इसकी सिफारिश करेगा या संस्तुति करेगा, रिकमेंडेशन देगा अपनी। किसको देगा? CCEA। 2 चीज़ ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर, एक CACP याद रखना है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जो गणना करता है एमएसपी की। फिर ये अपनी सिफारिश को देता है CCEA, जो क्या करती है, घोषणा करती है किसकी, एमएसपी की। जो CACP इसको सिफारिश करता है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है CCEA। अब CCEA होती क्या है, ये है कैबिनेट काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की संसदीय समिति, आर्थिक मामलों की संसदीय समिति। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है इसका PM। मान लीजिए CACP ने बोला कि इस बार गेहूं की खरीद है वो 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर करनी है, हमें MSP 3,000 रुपये रखनी चाहिए। लेकिन अगर CCEA बोल दे कि नहीं हमें 2700 पर ही करेंगे, तो वो 2700 पर ही उसकी खरीद होगी, 3,000 पर नहीं होगी। ये CACP क्या करेगी? सिर्फ गणना करेगी और सिफारिश करेगी। लागू करने का काम, घोषणा करने का काम किसका है? CCEA का है।
ये हमें याद है। ये क्या करेगी फिर, घोषणा या अनुमोदन करेगी। ठीक है, कितनी बार, वर्ष में 2 बार, फसल बुआई से पहले, याद रखने वाली चीज है। यह हो गया कि गणना कौन करेगा, समझ में आ गई। अब है कि कारक क्या होंगे गणना करने के लिए, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा। एमएसपी की गणना के कारक, सबसे पहला कारक है मांग एवं आपूर्ति को ध्यान में रखा जाएगा कि उस फसल की कितनी मांग है, आपूर्ति कितनी है। दूसरी चीज रहेगी किसान की उत्पादन लागत, कि उसको पैदा करने में कितनी लागत लग रही है, ये चीज भी फैक्ट करेगी। तीसरा है उत्पादन लागत में 50% वृद्धि, जो 2000 कब से की है, 16 से। उत्पादन लागत में 50% वृद्धि। चौथा बाजार मूल्य देखा जाएगा उसका, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय। 5 नंबर पे उपभोक्ता वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव। उपभोक्ता वर्ग पर पड़ने वाला प्रभाव, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगी खरीद लेगी तो फिर चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाएगी, उससे बनने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा महंगी हो जाएगी, ये भी है। कृषि और गैर कृषिगत वस्तुओं की व्यापार शर्तें। कृषि और गैर कृषिगत वस्तुओं की व्यापार शर्तें, इनका क्या मतलब हुआ। इनका मतलब हुआ कि जो कृषि से संबंधित, मान लो कोई उपकरण ले रहा है किसान, कुछ और कर रहा है, या गैर कृषिगत वस्तुएं जैसे किसान ही अपना घर बना रहा है, ईंट की हो गई, सीमेंट की हो गई, इन सब के फैक्टर भी ध्यान में रखे जाएंगे ताकि किसान है उसको नुकसान नहीं पहुंचे, वो भी एक अच्छी आर्थिक स्थिति में बना रहे। 7वें नंबर पर है अंतः फसली क्षमता। अंतः फसली क्षमता का क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए जो गेहूं और चावल है, इसका एमएसपी का रेट इन्होंने क्या कर दिया, सरकार ने बढ़ा दिया। अब जैसे ही बढ़ा देगी सरकार, फसल बुआई से पहले घोषणा हो जाती है, तो लोगों ने फिर क्या किया, इसका सब जगह गेहूं चावल को भेज दिया, उत्पादन बढ़ जाएगा। इसका उत्पादन बढ़ जाएगा तो फिर आपूर्ति भी बढ़ जाएगी। इसके चक्कर में क्या होगा, अगर कृषि भूमि तो सीमित है, अब गेहूं चावल ज़्यादा में बो देगा तो दालें क्या बोएगा, कम बोएगा, तो इसका उत्पादन क्या होगा, कम होगा। उत्पादन कम तो आपूर्ति भी कम हो जाएगी, आपूर्ति कम होगी तो उसकी कीमतें क्या बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उत्पादन कम मांग ज़्यादा तो कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार क्या करती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखती है, तो पिछले वाला है उससे थोड़ा बहुत बढ़ाती है, ये नहीं कि उसमें कोई आमूलचूल ही परिवर्तन कर दिया, ताकि सभी फसल हैं उनकी बुआई सभी स्तर पर समान रूप से हो, ताकि कोई भी फसल ऐसी ना हो कि जिसमें एकदम से उत्पादन में कमी आ जाए। तो ये है एमएसपी की गणना के कारक। इन सभी कारक को ध्यान में रख के सीएसीपी है वो इसकी गणना करती है। अब गणना करती कैसे है, किस विधि से करती है, ये देख लेते हैं। गणना विधि, तो गणना विधि के 3 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं दोस्तों, 3। कोई गणित वाले सूत्र नहीं है कि ज़्यादा बड़े होंगे। सबसे पहला सूत्र है A2 लागत। A2 लागत में कौन सी लागतें आती है, प्रत्यक्ष लागतें आती है किसान की। किसान की प्रत्यक्ष लागत, इसका क्या मतलब कि किसान कितना बीज बो रहा है, कितने रुपए का बीज बोया, कितने रुपए उसने सिंचाई पर खर्च किए, कितने रुपए उसने उर्वरक पर दिए, कीटनाशकों पर दिए, कितने उर्वरक का खर्चा श्रमिकों पर आया,
इन सब का जो मिला के जो वो प्रत्यक्ष खर्चा करता है, दिखता है, वो A2 लागत कहलाता है। क्या क्या आएगा? बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, श्रमिक का वेतन आदि। ठीक है, बुआई वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। ये है A2 लागत, ये A2 पद्धति है। दूसरा है फिर A2 प्लस FL। FL में क्या है? फैमिली लेबर। अब फैमिली लेबर का क्या मतलब हुआ? पारिवारिक श्रम। अब ठीक है, जो A2 है उसमें प्रत्यक्ष लागत तो जोड़ ली। अब भाई उस किसान का परिवार है, वो भी तो उस खेत में काम कर रहा है, लेकिन उनको कोई सैलरी नहीं मिलती, वो कोई वेतन नहीं मिलता है। अब उस वेतन को भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा, पारिवारिक श्रम को इसके अंदर जोड़ दिया जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? A2 प्लस FL। ठीक है, ये पारिवारिक श्रम ये क्या होता है? अवैतनिक होता है, कोई भी वेतन इनको नहीं मिल रहा होता, तो इसलिए इसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ से क्या हो गया? A2 प्लस FL है इज ग्रेटर देन A2, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष लागत के साथ साथ पारिवारिक श्रम भी जोड़ दिया जा रहा है। अब तीसरी विधि है C2। अब C2 लागत में क्या है? दृश्य और अदृश्य लागत दोनों को जोड़ते हैं। दृश्य प्लस अदृश्य लागत। दृश्य लागत में तो हमें दिख रही है क्या? जो प्रत्यक्ष रूप से A2 के रूप में खर्च हो रही चीजें, बीज के रूप में, रासायनिक उर्वरक के रूप में। अदृश्य लागत में 4 चीजें आती हैं। ठीक है, कौन सी? पहली चीज हो गई पारिवारिक श्रम। पारिवारिक श्रम। दूसरी चीज है, अब किसान है, उस भूमि की निराई गुड़ाई भी तो करता है, उस भूमि का प्रबंधन करता है, अच्छे से रख रखाव करता है, इसका खर्चा। किसान द्वारा जो भूमि प्रबंधन है, इसका खर्चा। दूसरी चीज, किसान द्वारा स्वयं की भूमि पर ना चुकाया गया किराया। अब किसान के पास क्या है? अपनी जमीन है, अपनी खेती है, लेकिन कोई दूसरे पर करे तो उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? कोई कर देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। स्वयं की भूमि पर न चुकाया गया किराया। स्वयं की भूमि पर ना चुकाया गया किराया, इसमें इसको भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चौथा बच गया अपना। चौथा क्या है कि किसान द्वारा संपत्ति निर्माण के लिए बैंक से जो लोन लिया जाता है, उधार लिया जाता है, उस पर चुकाया गया ब्याज। अब संपत्ति का जो निर्माण है वो किससे संबंधित होना चाहिए? उत्पादन से? नहीं, वो उत्पादन से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे किसान ने घर बनाया है, घर बनाने के लिए लोन लिया, तो उस लोन का जो ब्याज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। किसान द्वारा संपत्ति निर्माण जो उत्पादन से संबंधित नहीं हो, जैसे घर, के लिए बैंक से उधार पर चुकाया गया ब्याज। इन 4 चीज़ों को अदृश्य लागत में शामिल किया जाता है, दृश्य लागत में A2 को शामिल किया जाता है। तो C2 क्या हो गई? C2 बराबर हो गई A2 प्लस FL प्लस 3 चीज़ें और आ गई इसमें। तो अब क्या बनेगा? C2 A2 प्लस FL और A2। ये 3 गणना विधि हो गई, लागतें हो गई, जिनके आधार पर MSP की गणना की जाती है। 2016 में जो मोदी सरकार थी, उसने लक्ष्य रखा कि हम 2022 तक किसानों की आय को दुगनी कर दें।
2016 में एक लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक क्या हो जानी चाहिए, किसानों की आय दुगनी हो जानी चाहिए। अब दुगनी करने के लिए एक समिति बनाई। कौन सी समिति बनी? समिति का नाम था अशोक दलवई समिति। तो अशोक दलवई समिति है, इसने सुधार एक सिफारिश की कि आप जो एमएसपी है उसके अंदर 50% की वृद्धि कर दो, यानी 1.5 गुना वृद्धि कर दो, 1.5 गुना वृद्धि। लेकिन ये 50% की जो वृद्धि हुई थी ये किस में लागत हुई? A2 प्लस FL में की गई, ना कि C2 में। C2 में करते तो किसान की आय MSP रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना था, स्वामीनाथन आयोग बना था। इसने भी 50% की वृद्धि की सिफारिश की थी, लेकिन इसने C2 लागत में की थी। ये इसकी सारी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो ये 50% की वृद्धि A2 प्लस FL में की गई। तो वर्तमान में जो CACP है, CACP कौन सी गणना पद्धति का उपयोग करता है? A2 प्लस FL। C2 में भी वो गणना करता है, लेकिन ये सिर्फ एक संदर्भित मूल्य के लिए इसकी गणना की जाती है, ऐसे ही देखने के लिए कि किसान का खर्चा कितना बैठ जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी गणना विधि। अब हम देखते हैं इसके गुण दोष। गुण में हम क्या देखेंगे? इसके लाभ देखेंगे। MSP के लाभ क्या क्या हैं? MSP के लाभ, सबसे पहला है कि MSP गारंटी युक्त कीमत है और ये गिरती कीमतों से सुरक्षा प्रदान करता है। गारंटी युक्त कीमत है और गिरती कीमतों से सुरक्षा प्रदान करता है। पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा, किसानों को निम्न आय फंदे से बाहर निकालता है। किसानों को निम्न आय फंदे से बाहर निकालता है। तीसरा हो जाएगा कि ये आवश्यकता अनुसार फसल प्रतिरूप में चेंज करवा सकता है, परिवर्तित करवा सकता है। मान लीजिए दालें कम हो रही है तो सरकार क्या करेगी? दालों का MSP रेट बढ़ा देगी, जिससे किसान क्या करेंगे? अब दालों की बुआई ज़्यादा करेंगे। तो आवश्यकता अनुसार फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। चौथा क्या हो जाएगा? गरीबों को खाद्य सुरक्षा। जो NFSA योजना हो गई, मिड डे मील वगैरह हो गया, उनका खाद्यान्न कहाँ से जाता है? जो FCI अधिग्रहण करता है MSP पर, वहीं से। तो गरीबों को खाद्य सुरक्षा। पांचवा हो गया, किसानों की आय में वृद्धि हो गई। किसानों की आय में वृद्धि हो गई। ये है MSP के लाभ। अब हम देखते हैं MSP के दोष क्या क्या है। MSP के दोष, इतनी बढ़िया चीज़ है फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ दोष है। क्या क्या है? सबसे पहला दोष है कि ये सरकार के खर्च को बढ़ाता है, जिससे राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है। सरकार का खर्च बढ़ता है जो राजकोषीय घाटे में वृद्धि करता है, क्योंकि अनाज सरकार करती क्या है? खरीदती MSP पर है, ऊंचे मूल्यों पर है, और फिर NFSA के तहत उसको फ्री में बांटती है। तो राजकोषीय घाटा हमारा क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा MSP का दोष है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। ये उचित और लाभकारी मूल्य नहीं है, जैसे कि गन्ने का दिया जाता है। तो किसानों को उनकी केवल लागत ही मिल पाती है, क्योंकि इसके अंदर A2 प्लस FL में
जितना उसने प्रत्यक्ष रूप से निवेश किया यानी लगाया बीज पर, उर्वरक पर, प्लस में थोड़ा बहुत जो उनका पारिवारिक श्रम था वो जोड़ के प्राइस दिया जाता है, जो क्या है उससे उसकी सिर्फ लागत निकल के आती है, प्रॉफिट जो है वो नहीं मान सकते हैं। तो ये क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उचित और लाभकारी नहीं है, उचित और लाभकारी नहीं। केवल क्या निकल के आती है, उत्पादन लागत ही निकलती है इससे, ठीक है, ज़्यादा कोई लाभ नहीं होता है। तीसरा है एमएसपी वैधानिक मूल्य नहीं है, जिसमें सारे अनाज का अधिग्रहण किया जा सके। एमएसपी बाजार में कुछ लोगों को कम मूल्य पर भी बेचनी पड़ता है, वैधानिक मूल्य नहीं है। इसके दो कारण हैं। पहला, एक तो एफसीआई है, वो उसके पास इतने भंडारगृहों की कमी है, ठीक है, जिससे वो सारे अनाज का अधिग्रहण नहीं कर पाता। दूसरा, अगर सारा अनाज खरीद लेंगे तो डब्ल्यूटीओ में अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन हो जाएगा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। डब्ल्यूटीओ में अंबर बॉक्स सब्सिडी का उल्लंघन हो जाएगा, तो इसलिए इसको वैधानिक मूल्य नहीं बनाया गया है, सिर्फ समर्थित मूल्य ही रखा गया है। चौथा क्या है, चौथा है कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 6% किसानों को ही इसका लाभ मिल रहा है, और वो मध्यम एवं बड़े किसान हैं, सीमांत और लघु किसान हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केवल 6% किसान ही इसका लाभ ले पा रहे हैं, और वो भी मध्यम व बड़े किसान हैं, लघु और सीमांत किसान इसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये दोष है। पांचवा, बागवानी फसलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो जो बागवानी फसलों की बुआई करते हैं उनको किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलता है, बाजार मूल्य पर इनको फसलें बेचनी पड़ती है। छठा है, एक एफसीआई का सर्वे के अनुसार 40% अधिग्रहण ही एफसीआई कर पाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भंडारगृहों की कमी है, और वो भी मध्यम और बड़े किसानों से ही अधिग्रहण करता है। सातवां, अधिग्रहण सीमित राज्यों में है, सभी राज्यों में नहीं है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इन्हीं में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है, राजस्थान में, बाकी राज्यों में इतना नहीं है, सीमित राज्यों में, ठीक है। आठवां, एमएसपी पर फसल प्रतिरूप में परिवर्तन होता है, एक हो गया फसल प्रतिरूप में परिवर्तन। दूसरा, किसान एमएसपी बढ़ गई तो अब उत्पादन भी बढ़ाना चाहेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, कीटनाशक ज़्यादा डालेंगे, भूमिगत जल है उसका प्रयोग ज़्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगी, भूमि की उर्वरता क्षमता कम होगी, भूमिगत जल स्तर कम हो जाएगा। तो ये भी हमें इसके अंदर लिखना है, ठीक है। ये हो गए एमएसपी के दोष। अब लाभ देख लिए, दोष देख लिए, तो अब हमें क्या देने हैं, सुझाव देने हैं कि आगे की राह क्या होनी चाहिए इसके अंदर। सुझाव में सबसे पहले है कि हमें इसमें बागवानी फसलों को शामिल करते हुए एमएसपी का दायरा बढ़ाना चाहिए, बागवानी फसल है वो शामिल की जाए। दूसरा, A2+FL की जगह कौन सी लागत में, C2 लागत में एमएसपी दी जानी चाहिए। तीसरा, कई जगह पर क्या होते हैं, ठेकेदारों को अधिग्रहण का काम दिया जाता है, जो छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ से ज़्यादा अधिग्रहण नहीं करना है, तो वहाँ पर वो ठेकेदार क्या करेंगे, मनमाने दाम पर फसलों का अधिग्रहण करता है, तो वो ठेकेदारों को नाक दे करके एफसीआई को डायरेक्ट अधिग्रहण करना चाहिए, ठेकेदारों को ना दे करके एफसीआई क्या करे,
सीधे यानी प्रत्यक्ष अधिग्रहण करे, अधिग्रहण करना चाहिए। चौथा, लघु और सीमांत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना चाहिए। लघु और सीमांत किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति ही दयनीय है ज़्यादातर किसानों में। जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे क्या होगा, रासायनिक उर्वरक वगैरह कम डालेंगे। जैविक कृषि को प्रोत्साहन, और उनका जो मूल्य है वो वैसे ही उनको बाजार में ज़्यादा मिल जाता है। इसके लिए एक योजना चलाई थी 2015 में, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें परंपरागत रूप से कृषि करनी यानी जैविक कृषि को बढ़ावा दिया गया था। तो पहला स्टेट कौन सा बना था जहां पर संपूर्ण रूप से जैविक कृषि की जाती है? सिक्किम। क्यों बन गया? एक तो छोटा सा ही स्टेट है, दूसरी वहां पर परंपरागत रूप से वैसे ही की जाती थी पहले भी, तो इसलिए बन गया। ठीक है, राजस्थान इतना बड़ा है, हरियाणा है, जहाँ पर मुमकिन नहीं है जैविक कृषि करना पूरे रूप में, लेकिन सिक्किम पूरा राज्य में जैविक कृषि की जाती है। छठा है, रासायनिक उर्वरक की जगह नैनो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। नैनो यूरिया साइंस एंड टेक में भी पढ़ना है। रासायनिक उर्वरक की जगह नैनो यूरिया, यह क्या होती है? पौधों की पत्तियों वगैरह पर ही रह जाती है, नीचे जमीन पर नहीं जाती, जिससे भूमि की उर्वर क्षमता पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। सीधे पौधों के द्वारा क्या किया जाता है? इसको ग्रहण कर लिया जाता है। सातवां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना है, इससे क्या होगा? डीबीटी होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो अम्बर बॉक्स सब्सिडी नहीं, ये किसका भाग होती है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का भाग होती है। तो इसको बढ़ा देना चाहिए, ठीक है, बढ़ा देना चाहिए। भंडारण क्षमता है वो बढ़ानी चाहिए एफसीआई को, कोल्ड स्टोरेज है वो बनाने चाहिए, ये करना चाहिए। और नीति आयोग ने इसके लिए एक योजना चलाई थी, पीएम आशा। नीति आयोग की योजना थी, कौन सी थी? PMAASHA। इस योजना के 4 घटक हैं जो हम देखते हैं, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। PMAASHA फुल फॉर्म, पीएम की प्रधानमंत्री, AASHA का क्या बनेगा? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान कब चलाया गया था? 2018 में। इसमें 4 घटक हैं, बाद में एक 5वां भी जोड़ा गया था। 4 ही मुख्य हैं। पहला है PSS, मूल्य समर्थित योजना, प्राइस सपोर्ट स्कीम, समर्थित योजना। इसके अंदर क्या है? केंद्र और राज्य है वो उनके द्वारा फसलों का अधिग्रहण किया जाएगा, और ज़्यादातर खर्चे हैं वो केंद्र के द्वारा वहन किए जाएंगे। अगर राज्य को उस फसल का अधिग्रहण करने में हानि हो रही है तो उस हानि की पूर्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो कौन अधिग्रहण करेगा? केंद्र भी करेगा, राज्य भी करेगा। ज़्यादा हिस्सा किसका रहेगा? केंद्र का रहेगा। तो PSS आपको याद रखनी है, मूल्य समर्थित योजना। यही प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा घटक है वो PM आशा योजना का नहीं है? PSS। दूसरा होता है PDPS, ये है मूल्य अंतर भुगतान योजना। मूल्य अंतर भुगतान योजना, इसमें क्या है? इसमें किसान है वो अपना जो उत्पाद है यानी अपनी जो फसल है वो बाजार में विक्रय करते हैं, फिर बाजार के रेट और MSP के रेट में जो अंतर होता है वो सरकार के द्वारा DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके खाते में भेज दिया जाता है। यही है मूल्य अंतर भुगतान योजना। ठीक है,
ये ज़्यादा से किस में चलती है? तिलहन में चलती है। तीसरा है PPSS। PPSS निजी खरीद एवं भंडारक योजना। निजी खरीद एवं भंडारक योजना। अब निजी खरीद एवं भंडारक यानी किसी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट संस्था है, उसको खरीदने और भंडारण करने के लिए क्या कर दिया जाता है? अनुमति दी जाती है सरकार की तरफ से कि तुम MSP रेट पे खरीदो, भंडार करो। इसके बदले में उनको क्या दी जाएगी? उनको दी जाती है सब्सिडी, उनको कुछ शुल्क वगैरह है वो भी माफ़ कर दिए जाते हैं। तो PPSS। चौथा है MIS, बाजार हस्तक्षेप योजना। बाजार हस्तक्षेप योजना, इसमें उन फसलों को शामिल किया जाता है जो MSP में लिस्ट नहीं है और इससे उनके मूल्य को नियंत्रित किया जाता है। ज़्यादा जानकारी लेने की इसमें ज़रूरत है नहीं। पांचवा जो बाद में जोड़ा गया था, मूल्य स्थिरीकरण कोष। मूल्य स्थिरीकरण कोष PSF। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर अंतर्राज्यीय परिवहन में सब्सिडी देता है, जिससे कोई भी वस्तु है उसके मूल्य में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो। आवश्यक वस्तुओं में अंतर्राज्यीय परिवहन में क्या प्रदान करता है? सब्सिडी देता है। ठीक है, तो ये है PM आशा योजना। उसके योजना नहीं है, एक अभियान है, उसके घटक हैं PSS, PDPS, PPSS, MIS। पांचवा PSF है, बाद में जोड़ा गया था। तो ये था MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ये हमारे आसपास घटित होती ऐसी चीज़ थी जो हम देखते थे, समझे नहीं थे। आज हमने इसके एक एक चरण को अच्छे से समझ लिया है। लेक्चर बढ़िया लिखा हो तो आप हमें इसके अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। मिलेंगे हम कल के लेक्चर में, जहां हम GDP को पढ़ेंगे। ठीक है, GDP कल पढ़ते हैं।